हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल किशोर और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक वाला पर। आज हम रियल नंबर के थर्ड लेक्चर पर बात करेंगे। आज के लेक्चर पे हम एलसीएम एचसीएफ में होने वाले परेशानी के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने पिछले लेक्चर में एलसीएम एचसीएफ के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। आज का लेक्चर 9th 10th और एसएससी बैंकिंग रेलवेज और किसी भी नॉन टेक एग्जाम में जो बच्चे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस को लेकर के परेशान होते हैं कि आखिर इन क्वेश्चन में करना क्या है, एलसीएम निकालने को बोला जा रहा है या एचसीएफ निकालने को बोला जा रहा है। तो आज मैं उन सब की परेशानी को देखते हुए ये वीडियो सेशन लेकर आया हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एलसीएम एचसीएफ के सेशन के बाद आपको एलसीएम एचसीएफ में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, आइए। एलसीएम एंड एचसीएफ, आपको पता है कि एलसीएम इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी है कि ये होता क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं आज कुछ बात को, जिससे हम एक ठीक पता लगा पाए कि हमें इसमें करना क्या है, नहीं करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं लाइक 15, 20 और 25। इसमें भी सेम एग्जाम्पल लेते हैं 15, 20 और 25। तो जब आप 15, 20 और 25 को देखोगे और उनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, तो हमने पहले पढ़ चुका है ये कि 15 को अगर लिखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं? 3 × 5। जब 20 की बात हो तो हम क्या लिखेंगे इसमें? 2 का स्क्वायर × 5। 2 का स्क्वायर 4 × 5 = 20। और जब 25 की बात हो रही हो तो हम क्या लिखेंगे इसको कि ये 5 का स्क्वायर है। तो जब एलसीएम की बात हो तो हमने पढ़ा है कि पहले नंबर्स को चेक करेंगे और सबसे बड़ा उस कॉमन नंबर पे जो पावर होगा उस नंबर को लिखेंगे और छोड़ना किसी नंबर को नहीं है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, 2 हमें दिख रहा है, तो 2 पे सबसे बड़ा पावर 2 एक ही जगह है और उस पे सबसे बड़ा पावर जो है 2 दिया हुआ है, तो 2 टू द पावर 2। फिर हमने 3 को लिखना है, तो 3 भी एक ही जगह पे है, तो 3 × 5 को देखेंगे, 5 तीनों के पास है, लेकिन सबसे बड़ा पावर किसके पास है? इसके पास है, तो 5 टू द पावर 2। तो एलसीएम में क्या मिलेगा? 4 × 3 × 25। तो वैल्यू आ गया 300। मीन्स कि 15, 20 और 25 का एलसीएम हमें 300 मिला। आइए अब बात करते हैं हम लोग एचसीएफ की। तो 15, 20 और 25 का अभी हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। तो जिस तरह एलसीएम में बड़े वाले को लेते हैं और सबको लेते हैं, उसी तरह जब हम लोग एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ में हम लोग छोटे वाले को लेते हैं और जो सब में कॉमन है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर 5 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स इनका एचसीएफ क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल के हिसाब से अगर देखोगे तो 300 जो है तो इन तीनों से बड़ा, लेकिन ये लीस्ट कहलाता है। किस सेंस में? मल्टीपल के सेंस में। मल्टीपल के सेंस में ये लीस्ट कहलाता है क्योंकि ये सबसे छोटा मल्टीपल है। मीन्स कि अगर एक मोटे तौर पे बात किया जाए तो अगर हम 15 का टेबल पढ़े, 20 का टेबल पढ़े और 25 का टेबल पढ़े तो सबसे पहला नंबर यही है जो तीनों के टेबल में आता है। यह है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब। दैट मीन्स कि ये तीनों जो है ये फैक्टर्स हो गए इसके, और ये वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों का मल्टीपल है। क्लियर है? उसी तरीके से जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ ये जो नंबर है ये तो खुद देखने में छोटा है, लेकिन इसको हम लोग हाईएस्ट फैक्टर बोलते हैं। और कुछ मल्टीपल्स दिए हुए हैं, उनसे
ये देखने में छोटा है लेकिन ये फिर भी ये बड़ा कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है इन मल्टीपल्स का। मीन्स कि अगर आप इन मल्टीपल्स को इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो HCF सबसे बड़ा फैक्टर है, देखने में तो छोटा होता है लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो इनको डिवाइड कर दे। ठीक है, और ये LCM वो सबसे बड़ा नंबर है जो इनसे डिवाइड हो जाए। ये फर्क है LCM और HCF में बेसिकली, और कोई इसके सिवा और कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर एक डायग्राम के हिसाब से इन्हें समझा जाए तो आप ध्यान देंगे, मैं इसे रब कर रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसको ले लो। तो एक डायग्राम के हिसाब से अगर इसे समझना है तो हम समझ सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स अगर आपको दिए हुए हैं और एक लीस्ट नंबर बोला जा रहा है जो इन सब से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर की बात हो रही हो। कुछ फैक्टर्स दिए हुए हो और एक लीस्ट नंबर की बात हो रही हो जो इनसे डिवाइड हो जाए, मैं बार बार बोल रहा हूं जो इनसे डिवाइड हो जाए, तो हमें HCF निकालने की बात की जा रही है। ठीक है, उस क्वेश्चन में अगर ऐसा हो कि कुछ मल्टीपल्स दिए हुए हो और उन मल्टीपल्स के बाद आपको एक सबसे बड़ा फैक्टर निकालने को कहा जाए जो इन्हें डिवाइड कर दे। इसमें था कि एक नंबर निकालने को कहा जाए जो इन सब से डिवाइड हो जाए, और इसमें था कि एक नंबर निकालने को कहा जाए जो इनको डिवाइड कर दे, तो उसको हम लोग HCF बोलेंगे। और इस केस में वो नंबर निकाला जाए जो इन सबसे डिवाइड हो जाए तो वो LCM बोला जा रहा है। हमें LCM निकालना है उस क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान रहे कि ये मल्टीपल होगा और ये फैक्टर होगा। मल्टीपल जब भी होगा, अब आप ध्यान दो, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम लेते हैं 4 और 8, उस साइड भी यही सेम एग्जाम्पल रखते हैं 4 और 8। हमने और एग्जांपल ले लेते हैं 20, 25, और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो यही लेते हैं अभी 20 और 25 दोनों से। तो अगर आप 4 और 8 की LCM की बात करोगे तो आपको पता है कि LCM इसका LCM क्या होगा, वो 8 होगा। जब हम 20 और 25 की LCM की बात करेंगे तो LCM क्या होगा इस केस में, 100 होगा। उस साइड 4 और 8 की HCF की बात करेंगे तो HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF 4 होगा। और जब इस केस में HCF की बात करेंगे तो HCF क्या होगा, वो HCF 5 हो रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि भाई LCM के केस में या तो जो LCM होता है वो इन दोनों नंबर से बड़ा होता है, और या तो जो LCM होगा वो इन दोनों में से किसी एक के बराबर होगा। क्या बोला मैंने, LCM जो होगा वो या तो जिस गिवन नंबर का LCM निकालने को कहा गया है उसके बराबर होगा किसी नंबर के, या तो उन दोनों नंबर से बड़ा होगा। LCM कभी भी जो गिवन नंबर दिए हुए हैं उनसे कभी छोटा नहीं हो सकता है, या तो उनमें से किसी एक के बराबर होगा और या तो उनसे बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए जब हम HCF की बात करते हैं तो आप HCF में भी देख लो कि या तो ये दिए गए नंबर्स के में से किसी एक के बराबर होगा, या तो फिर इन दोनों से ये छोटा ही होगा। ठीक है, जब आप HCF की बात करेंगे तो या तो HCF दोनों नंबर में से किसी के बराबर, दोनों मीन्स की जितने भी नंबर दिए हुए हैं या तो HCF उनमें से किसी एक के बराबर होगा, या तो फिर दूसरे केस में देखेंगे तो उनसे छोटा होगा। तो क्या समझ में आया हमें कि LCM एक ऐसा नंबर है जो किसी गिवन नंबर के या तो बराबर होगा उनका LCM, या तो उनसे बड़ा होगा। और जब हम HCF की बात करेंगे तो जो भी HCF होगा वो गिवन नंबर के या तो बराबर होगा या उनसे छोटा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये सारी बात आप नोट करते जाएंगे और बाद में जब हम इससे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सारी बात वहां पे हम अप्लाई करके क्वेश्चंस को बनाने में हमें काफी आसानी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक 5 और 7, उधर भी लेते हैं हम 5 और 7, और ले लेते हैं 13 और 17, 13 इंटू 17, ऐसा ले लिया हमने एग्जाम्पल। अब जब ये आप देख रहे हो कि ये दोनों नंबर, ये जो पेयर दिख रहा है 5 और 7, ये 5 और 7 क्या है, एक को प्राइम नंबर का पेयर है। इधर भी आप देखो 5 7 जो है ये को प्राइम नंबर का पेयर है। तो जब ऐसे नंबर्स की हम लोग एलसीएम की बात करते हैं, जब दो को प्राइम नंबर की एलसीएम की बात हो रही हो, तो उस केस में एलसीएम क्या हो जाते हैं, दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग एलसीएम कहते हैं। ठीक है, जब बात को प्राइम नंबर्स की हो रही हो तो उनका एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट ही होता है। ठीक, और जब एचसीएफ की बात हो रही हो तो को प्राइम नंबर्स, को प्राइम मींस ऐसे नंबर को बोलते हैं, को प्राइम की बात पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि वैसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब वो एक दूसरे को डिविजिबल किसी नंबर से ना कर सके, वैसे नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जब एचसीएफ की बात हो को प्राइम नंबर्स की, तो इनका एचसीएफ, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो एचसीएफ फिर क्या दिखता है इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ हमें दिखता है 1। तो को प्राइम नंबर्स के एलसीएम उनके प्रोडक्ट को ही कहा जाता है, और को प्राइम नंबर्स के अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें तो 1 होता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है, ये भी बात हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एलसीएम के फ्रैक्शन के बारे में। मतलब कि किसी फ्रैक्शन का अगर फ्रैक्शन दिया हो, लाइक 2/5, 6/45, 12/15, इधर भी वैसे एग्जांपल लेते हैं 2/5, 6/45 और 12/15। अगर एक गिवन फ्रैक्शन दिया हुआ है जो इसका हमें एलसीएम निकालने को कहा जाए, तो इनका एलसीएम कैसे निकलता है, जब भी आपको किसी फ्रैक्शन के एलसीएम को निकालने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, जो इसका न्यूमरेटर है इसका हम एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, तो जाकर इस पर्टिकुलर नंबर्स का, एक फ्रैक्शन वाले नंबर का हम लोग को एलसीएम मिलता है। मीन्स कि अगर इनका एलसीएम निकाला जाए तो एलसीएम क्या होगा कि एलसीएम ऑफ 2, 6, 12 बाई एचसीएफ ऑफ 5, 45, 15। और जब एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, न्यूमरेटर का एचसीएफ मीन्स कि 2, 6 और 12 का हमें एचसीएफ निकालना है, और डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम निकालना है। बात समझ में आई? जब भी किसी फ्रैक्शन का हमें एलसीएम निकालने को कहा जाए तो जो उसके न्यूमरेटर होंगे हम उसका एलसीएम निकाल करके और जो डिनोमिनेटर होगा उसका एचसीएफ निकाल देंगे, तो ये जो पर्टिकुलर नंबर आएगा वो उस फ्रैक्शन का, उन गिवन फ्रैक्शन का एलसीएम होता है। ठीक है, और जब हम एचसीएफ की बात करें तो जो भी गिवन फ्रैक्शन होगा उसका हम लोग न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल करके और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो एचसीएफ होता है ये गिवन फ्रैक्शन का। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें कि 2, 6 और 12 तीनों का एलसीएम की बात करते हैं हम। तो अगर इतने छोटे छोटे नंबर्स के लिए एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही वर्बली ओरली कर सकते हो इसको कि 2, 6 और 12 में 12 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में सबसे पहला आएगा, मतलब सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 भी है जो तीनों के टेबल में आता हो। ठीक है, और भाई नीचे वाले का एचसीएफ चाहिए तो तीनों का एचसीएफ को दिख रहा है कि सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या दिख रहा है तीनों में, 5, तो इनका एलसीएम क्या हो गया 12/5। और जब एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ क्या हो जा रहा है 2, 6 और 12। 2, 6 और 12 की जब बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है तीनों में, इससे बड़ा कोई फैक्टर तो हमको सिर्फ सामने दिख नहीं रहा है। और 5, 45 और 15 की जब एलसीएम की बात करें तो भाई आपको यहाँ एक 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 इंटू क्या दिख रहा है आपको 3 का स्क्वायर, और यहाँ दिख रहा है 3 इंटू 5। तो भाई 3 इसका स्क्वायर यहाँ दिख रहा है और यहाँ 3 दिख रहा है, तो हम जो बड़े वाले पावर है उसको लेंगे और इंटू 5 सबके पास एक ही है तो 5।
तो क्या हो गया 2/9 इंटू 5 मीन्स की 45। तो HCF हो गया 2/45। बात समझ में आई कि जब किसी फ्रैक्शन दिया हुआ कुछ फ्रैक्शन उनका एलसीएम निकालने की बात किया जाए तो हम क्या करेंगे, उस गिवन नंबर के न्यूमरेटर का एलसीएम कर देंगे और नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है उसका HCF निकाल देंगे, तो पर्टिकुलर का रिजल्ट उसका एलसीएम में आता है। और HCF निकालना हो तो न्यूमरेटर का HCF करके डिनोमिनेटर का एलसीएम कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो HCF आएगा। ठीक है, चलिए अब ये बात हो गई फ्रैक्शन की, मिटा दो इसे। तो अब हम बात करते हैं, अगर वेरिएबल दिया हो तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखा हुआ लाइक 27x क्यूब y स्क्वायर z टू द पावर 5, और एक नंबर दिया हुआ मान लेते हैं 36x y क्यूब z स्क्वायर। ठीक है, 27x क्यूब y स्क्वायर z टू द पावर 5, 36x y क्यूब z स्क्वायर। अब इन दोनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने को कहा गया जाए, तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो भाई इन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इन दोनों का। तो इनका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 27 हो गया 3 का क्यूब इंटू, ये तो x क्यूब ही है, इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड टू द पावर 5। और जब इसकी बात करेंगे तो ये क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू x इंटू वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वायर। देख लो, ठीक है, 27 का हमने लिख दिया 3 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड टू द पावर 5, और 36 का हमने कर दिया 2 का स्क्वायर मीन्स की 4 इंटू 3 का स्क्वायर मीन्स की 9, 4 इंटू 9 36 इंटू एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अब हमें पता है कि एलसीएम क्या होता है, पहले नंबर्स को चेक करते हैं, छोड़ना किसी को नहीं है, और जो दोनों में है उसमें बड़े पावर वाले को लेना है। तो भाई पहले आते हैं 2 की बात करते हैं, तो 2 इसमें है उसमें है नहीं, ले लेंगे उसको 2 टू द पावर 2 इंटू, जब 3 की बात हो तो 3 का पावर बड़ा किस में है, इसमें बड़ा है तो इसको लेंगे 3 का क्यूब इंटू एक्स की जब बात करें तो एक्स का पावर इसमें बड़ा है तो इसको ले लेंगे, वाई का पावर इसमें बड़ा है तो इसको ले लेंगे, और जेड का पावर उसमें बड़ा है तो उसको ले लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या आने वाला है, तो 3 का क्यूब मीन्स की 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड टू द पावर 5, ये हमारा एलसीएम आ गया। मीन्स की 4 7 28 और 4 2 8 1, ये वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम आ गया। और जब हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन है और छोटा है हम वो नंबर लेंगे। तो भाई 2 तो दोनों में है नहीं तो 2 को स्किप करते हैं हम लोग। 3 की बात करते हैं तो 3 का स्क्वायर लेंगे, जो पावर छोटा है उसको लेते हैं हम लोग। x की बात करते हैं तो x दोनों में कॉमन है, y स्क्वायर लेंगे और z स्क्वायर लेंगे। तो वैल्यू क्या आ गया 9x y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात हो गई वेरिएबल को लेकर के। अगर हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो क्या करते हैं, इस पर तो बात पहले भी हो चुकी थी, फिर भी एक बार रिकैप के लिए मैंने इसे बता दिया कि ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए सर अब करूं फिर आगे बात करते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम इस एलसीएम और एचसीएफ को अपने डेली लाइफ इवेंट से जोड़कर कुछ बातें करते हैं। जैसे कि अगर ऐसा हो कि ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है और ये एक तीसरा बंदा है, तीनों के जो स्टेप्स हैं लेग के
वो लेग के स्टेप्स जो है वो अलग अलग है। मान लेते हैं कि इसका जो लेग का स्टेप है वो 60 सेंटीमीटर का है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो लेग का स्टेप है वो मान लेते हैं कि 75 सेंटीमीटर का है, और इसका जो लेग का स्टेप है ये जो है वो 100 सेंटीमीटर का है। मीन्स कि ये तीन तरह के एथलीट हो गए, तीनों के लेग के स्टेप के बारे में दिया हुआ है कि इनका जो एक कदम का स्टेप जो है वो 60 सेंटीमीटर का है, इसका 75 सेंटीमीटर का है और इसका 100 सेंटीमीटर का है। अब एक ऐसे डिस्टेंस की बात अगर आपसे की जाए कि वो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा जो ये तीनों अपने कंप्लीट स्टेप में पूरा कर ले। कंप्लीट स्टेप मतलब ये भी अपने स्टेप से चले तो बिल्कुल एंड तक पहुंच जाए, ये नहीं कि एक पैर बाहर आ जाए या अंदर ही रह जाए। कंप्लीट स्टेप ये भी चले उसी डिस्टेंस को तो कंप्लीट स्टेप में पूरा हो, और ये भी चले उसी डिस्टेंस को तो कंप्लीट स्टेप में पूरा हो। एक ऐसे डिस्टेंस की बात हो रही है जो तीनों उसको चले तो कंप्लीटली कवर हो जाए, ना कम स्टेप में रखा है उनका पांव, ना उनका लेग स्टेप से बाहर जाए। एक कंप्लीट स्टेप में इसको एक ऐसे डिस्टेंस की बात हो रही है जिनको ये पूरा कर सकते हैं। मीन्स कि आप खुद ही सोच सकते हो कि जो भी डिस्टेंस की बात हो रही होगी वो इनके स्टेप से तो बड़ा ही होगा। जैसे भी एक डायग्राम हमने बनाया था कि छोटे छोटे फैक्टर्स दिए हुए हैं और उससे एक बड़े मल्टीपल के बारे में बात हो रही है, तो वही ये एक बड़ा मल्टीपल है जो इन सब से डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन में एक ऐसा ही आपको लग रहा है अनुमान सोच करके कि हाँ कुछ ऐसा ही बोल रहा है कि भाई ये डिस्टेंस ऐसा हो जो ये तीनों कवर कर ले। मीन्स कि एक ऐसा नंबर हो जो कहने को तो छोटा है लेकिन एक मल्टीपल हो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस तो इनसे बड़ा ही होगा नो डाउट, है ना, या तो इनमें से किसी के बराबर हो सकता है। तो भाई बड़ा या बराबर, इस केस के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि ऐसा नंबर एलसीएम ही हो सकता है जो या तो इन तीनों में से किसी के बराबर हो या इनसे बड़ा हो। तो एक ऐसे डिस्टेंस की बात हो रही है जो ये तीनों कवर कर ले और स्टेप बिल्कुल कंप्लीट रहे, तो इसमें एलसीएम की बात हो रही है। अब इसी में और भी घुमा घुमा के काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे अभी ये तो बात हो गई कि ट्रैक की बात हो गई, ट्रैक पे एक और क्वेश्चन बनता है। जैसे एक दे दिया आपको कि एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें दे दिया आपको कि इसका जो पूरा डिस्टेंस है ये आपको दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर का ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक। अब ये पॉइंट ए से तीन अलग अलग जो है एथलीट जो है वो यहां से भागना स्टार्ट करते हैं, और पहले का स्पीड दिया हुआ है तीनों का। मान लेते हैं एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, तीन अलग अलग धावक हैं, ये तीनों दौड़ रहे हैं इसमें ट्रैक पे। एक का स्पीड दे दिया कि एक 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है, दूसरा दे दिया है कि वो 2.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है, और तीसरा जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है, ऐसा दिया हुआ है। तो एक 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, एक 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, एक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। तो आपको यह पूछा जाएगा कि बताइए अगर उन्होंने किसी फिक्स टाइम पर यहां से चलना स्टार्ट किया है तो दोबारा इसी पॉइंट पर, मतलब ये एक लैब, 2 लैब, 3 लैब पूरा कर रहे हैं, सब अपना अपना लैब पूरा कर रहे हैं, तो बताना आपको यह है कि कितनी देर बाद दोबारा वो लोग फिर इसी पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो आप इसमें भी आप देखो क्या करना है भाई। पहली बात किस आपसे पूछा जा रहा है? टाइम। क्या पूछा जा रहा है? टाइम, कि दोबारा किस टाइम ये लोग इस पॉइंट पे मिलेंगे। और यहां पे तो डिस्टेंस, एक जगह क्या दिया हुआ है, आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, और यहां पे क्या दिया हुआ है, ये है आपका स्पीड। लेकिन पूछा जा रहा है आपसे टाइम, कि दोबारा कब मिलेंगे। तो पहले तो हम लोग x के डिस्टेंस और स्पीड से हम लोग x का टाइम निकाल लेंगे। तो x क्या टाइम लेगा? टाइम का हमको फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो 10/2 मीन्स कि ये 5 आवर ले रहा होगा पूरे ट्रैक को कंप्लीट करने में। एक बार यहां से एक लैप पूरा करने में अपने 5 घंटे का समय ले रहा होगा। जब हम y की बात करते हैं तो वो अगर 2.5 ले रहा है किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, तो वो कितना टाइम लेगा? 10/2.5 करेंगे तो y का टाइम टेकन कितना हो जाएगा हमारा? 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जब हम z की बात कर रहे हैं तो z का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर,
तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में वो क्या लगेगा उनको समय, तो 10/5 आएगा 2 आवर। अब ये जो निकल गया टाइम, क्योंकि हमें टाइम के बारे में पूछ रहा है तो हमको टाइम चाहिए था। अब क्वेश्चन ऐसा हो गया कि 10 किलोमीटर का ट्रैक है, x को ये डिस्टेंस कवर करने में 5 घंटे का समय लगता है, y को इस डिस्टेंस कवर करने में 4 घंटे का समय लगता है, और z को यही डिस्टेंस कवर करने में 2 घंटे का समय लगता है। तो अगर ये लोग A पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं तो वापस से इसी पॉइंट पर कितनी देर बाद आकर मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन आपका एलसीएम का बन चुका है। देख लेंगे हम क्या करेंगे। हमें पता है कि भाई अगर ये 5 घंटे लेता है, ये 4 घंटे लेता है, ये 2 घंटे लेता है। अब हमको एक ऐसा टाइम चाहिए। अब एक लैब में तो कंप्लीट नहीं, दोनों फिर से जब ये 5 घंटे में कंप्लीट करेगा, ये 4 घंटे में कंप्लीट करो, ये 2 घंटे में कंप्लीट करेगा, फर्स्ट लैब में तो ये लोग नहीं मिलेंगे, दूसरे लैब, तीसरे लैब, चौथे लैब, 5वें लैब को भी मिल सकते हैं। तो मतलब इसके बाद का जो टाइम होगा वो इनसे बड़ा ही होगा या इनमें से किसी के बराबर हो सकता है। दैट मीन्स किस चीज की बात हो रही है, एलसीएम की बात हो रही है। तो हम लोग 5, 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनका वैल्यू आता है 20 आवर्स। मतलब 20 घंटे बाद ये लोग फिर से इसी पॉइंट पे आकर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कोई टाइम दिया रहता है आपको कि इतने बजे स्टार्ट किया उन्होंने, तो फिर दोबारा कितने देर बाद आकर मिलेंगे, तो उस पर 20 और जोड़ करके हम लोग आंसर कर देते कि इतने देर बाद वो लोग फिर से आकर के इसी पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एलसीएम एचसीएफ में करना क्या होता है और कैसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जिस तरह से भी हमने बात की, ट्रैक वाला क्वेश्चन रहे तो हमें उस पर पता चल जाता है कि वो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है जैसे कि बेल रिंग की बात की, सेम क्वेश्चन इसी तरीके से रहे लेकिन बेल की बात हो कि एक घंटा है, एक बेल है, जो एक बेल ये हो गया, एक बेल ये, एक बेल ये, 3-4 बेल दिए हुए हैं। एक हर 8-8 सेकंड पे बजता है, ऐसा दिया हुआ है। एक हर 12 सेकंड पे बजता है, एक हर 15 सेकंड पे बजता है, एक हर 20 सेकंड पे बजता हुआ है। ऐसा आपको दिया रहे कि कुछ बेल्स दिए हुए हैं और कोई 8 सेकंड के इंटरवल पे बजते रहता है, कोई 12 सेकंड के इंटरवल पे बजते रहता है, कोई 15 सेकंड के इंटरवल पे बजते रहता है, कोई 20 सेकंड के इंटरवल पे बजते रहता है। और आपसे ये पूछा जाए कि अगर ये एक साथ अभी 12 बजे हैं तो दोबारा अब ये कितनी देर बाद फिर एक साथ बजेंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो फिर वही बात कि भाई ये सेकंड्स में ये बात हो रही है और पता है कि अभी ये एक बार बज चुके हैं और अब जब बजेंगे तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बजने के लिए। दैट मीन्स फिर वही बात, ये छोटे छोटे फ्रैक्शन दिए हुए हैं और एक मल्टीपल पूछा जा रहा है, मल्टीपल की बात हो रही है जो कि दोबारा ये लोग उसी टाइम में फिर से बजे। दैट मीन्स ये मल्टीपल से ये सारे नंबर डिवाइड हो गए, मतलब फिर से आपको एलसीएम निकालने की बात की जा रही है। तो बेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहे तो यही हम काम करेंगे, एलसीएम निकालने का काम करेंगे। कब क्वेश्चन आपको समझ में आया किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, कुछ बेल्स दिए होंगे, टाइम दिया होगा कि इतने इतने सेकंड पे बजते हैं, अगर एक बार अभी बजे हैं तो फिर कितनी देर बाद वो लोग फिर से बजेंगे। सेम क्वेश्चन अगर ट्रैफिक सिग्नल हो जाता है तो ट्रैफिक सिग्नल को लेकर के भी ऐसा ही क्वेश्चन रह सकता है कि भाई कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स है जो हर 8 सेकंड के बाद चेंज हो रहे हैं और कुछ ट्रैफिक लाइट्स है, कोई 12 सेकंड के बाद चेंज होता है, कोई 15 सेकंड के बाद चेंज होता है और कोई 20 सेकंड के बाद चेंज होता है। तो अभी अगर उनमें अभी अगर एक बार वो चेंज हुए हैं तो अब कितनी सेकंड बाद वो लोग एक साथ फिर से वही, मतलब कि सेम जो कलर है वो कलर उनमें फिर से आएगा। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ट्रैफिक सिग्नल को लेकर, तो भी हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं और देखते हैं कि उन्हें कैसे किया जाएगा। और ये 30 क्वेश्चन मैं अभी बताने जा रहा हूं। इस 30 क्वेश्चन के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको एलसीएम एचसीएफ में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप ये ध्यान से देखते हैं और मेरे साथ साथ दोहराते हुए क्वेश्चन को करते जाते हैं तो आपको जरा भी परेशानी इन क्वेश्चन को करने में नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अभी आपके सामने 30 क्वेश्चन स्क्रीन पे एक एक करके दिखेंगे। आप पहले कुछ देर को वीडियो को पॉज करना, वो क्वेश्चन आप नोट कर लेना या देख लेना, उसके बाद फिर आप मेरे साथ साथ उनका सॉल्यूशन करते चलना। कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे उन क्वेश्चन को पहचानना है, वो हम लोग एक एक करके उस क्वेश्चन पे डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप देखिए उस क्वेश्चन को, पॉज करें और फिर मेरे साथ वो क्वेश्चन को डील करें कैसे करना है। तो क्वेश्चन है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज
864, एलसीएम दिया हुआ आपको कि एलसीएम क्या है 864 है, एंड देयर एचसीएफ इज 144, और एचसीएफ उनका 144 है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज 288, अगर उनमें से एक नंबर जो है वो 288 है तो सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। ये हमने सीखा हुआ है, क्या है भाई, फॉर्मूला है इसका कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो उनमें से अगर एक नंबर फाइंड करना हो तो दूसरा नंबर कैसे निकलता है, अगर दिया हो दूसरा नंबर तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ उससे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो गया 864 इंटू 144 बाई 288, तो वैल्यू आ गया इसका 432। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखें आप उसे। तो क्वेश्चन है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ और एलसीएम की बात हो रही है कि एचसीएफ जो है किसी नंबर के 13 है और एलसीएम जो है वो 455 है। एचसीएफ 13 है और एलसीएम 455 है। इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125, अगर एक नंबर जो है वो 75 और 125 के बीच में लाई करता हो तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या है। तो पहली बात कि ये जो भी नंबर होगा, जो भी ये नंबर होगा, उनका अगर एचसीएफ 13 है तो ये नंबर 13 का फैक्टर होगा, तभी इसका एचसीएफ 13 हुआ है ना। ये 13 का मल्टीपल होगा, सॉरी ये 13 का मल्टीपल होगा तो ही इसका एचसीएफ जो है 13 हुआ है। तो ये नंबर के होने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, पहला 78 हो सकता है, 91 हो सकता है, 104 हो सकता है, 1117 हो सकता है, यही ना। 13 के फैक्टर तो 13 5 जा 65 और उसके बाद 13 6 जा 13 7 जा 13 8 जा 13 9 जा, ये सारा मैंने रख दिया जो 75 से 125 के बीच में पड़ता हो सारा नंबर। तो इन्हीं में से कोई एक नंबर हो सकता है। अब जब हम एलसीएम की बात कर रहे हैं तो इस एलसीएम को भी ध्यान देना है कि आखिर वो कौन से नंबर का एलसीएम जो है वो ये हो सकता है। तो भाई आप ये देखो कि अगर ये नंबर हो एक और सेकंड नंबर कुछ भी हो, तो अगर 8 है तो एलसीएम 55 आ सकता है क्या, लास्ट में 5 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। 4 भी रहे तो लास्ट में 5 आ सकता है क्या एलसीएम को लेकर के, कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि 8 और 4 दोनों इवन नंबर्स हैं, है ना। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी नंबर के साथ, अगर दूसरे नंबर के पास 5 होगा, अगर कोई सेकंड नंबर है उसके पास अगर 5 है, यहाँ 5 बन रहा है एलसीएम, मतलब दूसरे नंबर के पास 5 होगा तभी 5 बन रहा है, क्योंकि बिना किसी नंबर में 5 मल्टीप्लाई किए लास्ट डिजिट 5 नहीं आ सकता है। आ सकता है क्या, तो इनके पास तो भाई 5 नहीं है। तो और जो इवन है, अगर यहाँ कोई इवन वाला नंबर आ जाएगा तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर लास्ट में 5 बनाएगा क्या, वो तो 0 बना देगा ना। तो ये दोनों नंबर तो हो नहीं सकते भाई, तो या तो ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं। तो पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं कि क्या ये इसको डिवाइड कर सकता है क्या। तो हाँ, ये इसको डिवाइड कर रहा है। देखिए आप 455 को आप 5 से डिवाइड करो, कितना हो रहा है, 5 9 जा 45, 5 9 5, तो 91 ही एक ऐसा नंबर है जो 75 और 125 के बीच में है, जिनका एचसीएफ ये होता है और एलसीएम ये हो रहा है। क्लियर हुई बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर ये बात क्लियर हुई तो ये नंबर ऐसा बोला ही गया था कि 75 और 125 के बीच में होना चाहिए, तो और एचसीएफ 13 है, तो एचसीएफ 13 है का मतलब कि वो नंबर जो भी होगा वो 13 का ही मल्टीपल होगा। तो हमने सारे मल्टीपल लिख दिए जो 13 के 75 और 125 के बीच में पड़ते हो। उसके बाद हमने एक एक करके स्किप करना शुरू किया कि किसे स्किप कर सकते हैं, तो इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये रहा होगा और सेकंड नंबर कुछ भी रहा होगा, 5 तो नहीं बनेगा भाई एलसीएम। ये भी रहा होगा तो 5 नहीं बन सकता क्योंकि इवन रहेगा तो 0 बना देगा। अब इन दोनों को चेक करना था, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लिया, तो एक फैक्टर 5 मिला और दूसरा फैक्टर 91 मिल गया, तो 91 ही आंसर। क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, देखिए उसे पढ़े आप, फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 4, 6, 8 एंड 14। 4, 6, 8, 14 ये सेकंड्स में दिया है ना टाइम। हाँ, कि 4 बेल है, एक हर 4 सेकंड में रिंग करता है, एक 6 सेकंड पे, एक 8 सेकंड पे, एक 14 सेकंड पे। दे स्टार्ट रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 12 o'clock। अगर वो 12 बजे अगर एक बार बजे हैं एक साथ, तो अगली बार ये फिर से एक साथ कब बजेंगे। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन पे बात की थी कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये कुछ सेकंड्स की बात हो रही है, ये सारे सेकंड्स में दिए हुए हैं। अब एक ये छोटे छोटे नंबर्स दिए हुए हैं, अब एक ऐसे मल्टीपल की बात हो रही है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, मतलब एक ऐसा वैल्यू बताना है, ऐसा टाइम बताना है जो इन सारे से डिवाइड होता हो। दैट मीन्स एलसीएम की बात हो रही है। तो हम लोग 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम निकाल देंगे। तो 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, 6 मीन्स 2 into 3, 8 मीन्स 2 का क्यूब और 14 मीन्स 2 into 7। जब एलसीएम की बात करेंगे तो पहले 2 देखते हैं सारे में, 2 का पावर सबसे बड़ा किसमें है, इसमें है, तो 2 का क्यूब लिख दिया हमने। इंटू 3 की बात करें तो 3 सिर्फ इसके पास है, इंटू 7 सिर्फ इसके पास है, तो इनका एलसीएम यही हो गया। हमने तो एलसीएम सीखा है, ऐसे ही निकलता है एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 का क्यूब मीन्स 8 into 3 into 7। तो एलसीएम हो गया 24 into 7 इज इक्वल टू 7 4 28, 8 14 15 16 168। 168 क्या है वैल्यू, क्योंकि ये सारे यूनिट्स सेकंड में थे, तो जो भी एलसीएम निकला होगा वो भी सेकंड में निकला होगा। अब 168 सेकंड है, अब इसको क्लॉक में भी सेट करना है, तो सेकंड रहने से तो टाइम सेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। 12 बजकर इतना सेकंड नहीं ना होता है भाई, 12 बजकर कुछ मिनट और कुछ सेकंड हो रहे होंगे, तो 168 को हम लोग फिर सेकंड में से मिनट में चेंज कर लेंगे। 60 से डिवाइड देते हैं, 2 times 120 48। दैट मीन्स ये 2 जो आ रहा है ये हमारा मिनट में आ रहा है, और जो 48 आ रहा है ये सेकंड में आ रहा है। मतलब अभी अगर 12 बजे लोग एक साथ बजे है, तो अगली बार 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड्स पे फिर से बजेंगे। क्लियर हुई बात? क्या क्या हमने पूछा गया था कि ये छोटे छोटे टाइम्स दिए गए हैं इंटरवल, कि इस इंटरवल में ये सारे बेल्स बजते हैं, इतने इतने देर पे बजते हैं। तो अब अगली बार दोबारा अगर एक बार 12 बजे एक साथ बजे, तो अगली बार ये कब फिर से एक साथ बजेंगे। तो वो एक बड़ा टाइम पूछा जा रहा था जिस टाइम पे ये सारे टाइम छोटे छोटे टाइम इस बड़े टाइम को डिवाइड कर सकते हो, मतलब ये रिंग दोबारा कब होंगे एक साथ। दैट मीन्स एलसीएम की बात हो रही थी। तो हमने क्या किया, इन चारों का एलसीएम निकाला। जो एलसीएम निकाला उसका भी यूनिट यही होगा जो इनका यूनिट था। अब हम एक साथ तो बोल नहीं सकते कि 12 आवर 168 सेकंड्स, तो हमने इसे मिनट में कन्वर्ट कर लिया। जितना मिनट में कन्वर्ट हुआ बाकी रिमाइंडर जो है वो सेकंड में रह गया। तो अब बात हो गई कि 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड में ये बजने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसे ध्यान से देखें, फिर हम लोग बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 24। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 24। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 2, और द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, पहला नंबर हमने ए मान लिया, दूसरा नंबर हमने बी मान लिया, कि दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है भाई, वो 2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो दोनों नंबर क्या है। फाइंड द 2 नंबर्स आपको बताना है, फाइंड करना है हमें, नंबर फाइंड करना है कि भाई नंबर क्या है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर्स का भी प्रोडक्ट होता है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना कि एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो 24 जिस तरह से एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है, उसी तरीके से 24 उन नंबर्स का भी प्रोडक्ट होगा, है ना बात।
और तो अब देखते हैं भाई 24 जो है इन दोनों के प्रोडक्ट से 24 लाना है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 2 आना है। तो जाहिर सी बात है आप कोई भी अंदाज लगा सकता है, देखकर भी आप इसको फैक्टराइज कर दोगे तो भी पता चल जाएगा कि भाई 24 को ऐसे तोड़ना है हमें कि 24 को हम ऐसे तोड़ना है कि घटाने से 2 आता हो, सब्ट्रैक्ट करने से और मल्टीप्लाई करने से 24 आ जाना है। तो एक फैक्टर आप देख लो 6, एक फैक्टर 4 कि 6 और 4, एक का वैल्यू अगर 6 रखेंगे दूसरे का वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट जो वो 24 आ जाएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। दैट मीन्स ए का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि 6 है और बी का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि 4 है। क्लियर हुई बात? क्या कि हमने बात यहीं पे थी, जो हम पहले बात कर चुके हैं वो बात यहीं पे है कि भाई ये फॉर्मूला ही होता है कि अगर एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आपसे एक चीज छुपाया गया, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया गया कि ये ए और बी का प्रोडक्ट है, आपको बोल दिया गया कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना है। तो हमें पता है भाई एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर का भी प्रोडक्ट होगा, हमने वो से लगा दिया यहाँ पर। तो अब नंबर का प्रोडक्ट 24 है और नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से 2 आता है, तो 24 को हम लोग फैक्टराइज करके देख लेंगे तो एक 2 फैक्टर निकलेगा, 6 और 4 सब्ट्रैक्ट करने से 2 आता है, मल्टीप्लाई करने से 24 आता है। तो वैल्यू ए और बी के क्या हो गए 6 एंड 4। क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 495। एलसीएम क्या दिया हुआ है, 2 नंबर का एलसीएम 495 एंड देयर एचसीएफ इज 5। और एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 5। एलसीएम दिया हुआ था 495, एचसीएफ दिया हुआ था 5 और बोला जा रहा है कि इफ द सम ऑफ द नंबर इज 10। अगर सम जो है मीन्स की दोनों नंबर का सम जो है वो कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 10 नहीं दिया हुआ है। दोनों नंबर का सम जो है 100 दिया हुआ है, तो उन लोग का डिफरेंस पूछ रहा है कि a माइनस b आपका क्या होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि इन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया हुआ है। अगर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं तो हमें उन नंबर्स का भी प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर हम एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे तो एलसीएम दिया हुआ हमारा 495 इंटू एचसीएफ दिया हुआ हमारा 5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 25, 2 कैरी 45, 2 7, 4 कैरी 20 और 7 2775। मीन्स कि अब वो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो 4775 होगा। सही कहा ना मैंने कि गलत कहा, 4 नहीं सॉरी यहाँ पे 2475 होगा। 4 5 20 और 4 कैरी था तो 2475 होगा। तो अब ये जो 2475 है ये एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट तो है ही, साथ में ये इस नंबर का ही प्रोडक्ट है। अब ये जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह बात हो गई इसमें कि दो नंबर का प्रोडक्ट इतना दिया हुआ है और दोनों का सम इतना दिया हुआ है, तो आसान हो गया इनको निकालना। फिर से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 2475 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 से डिविजिबल है क्या ये, तो हम ऐड करेंगे कितना हो, ये 9 और ये 9, हाँ 3 से डिविजिबल है। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर ये डिविजिबल है क्या 3 से, हाँ फिर डिविजिबल है 3 से, 8 2 10 और 5 15, 3 से डिविजिबल है। 2 टाइम्स 6 2, 7 टाइम्स 21 1, 5 टाइम्स। आगे चलते हैं, फिर ये डिविजिबल है क्या, नहीं अब ये डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल करते हैं हम इसे, डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 जा 25, 5 से 11। ठीक है, तो भाई इस प्राइम फैक्टर्स जितने भी हैं इनसे हमें दो ऐसे नंबर्स बनाने हैं जिनको ऐड करने से क्या आना चाहिए, 100। मल्टीप्लाई करने से तो खैर इतने आएंगे ही, लेकिन ऐसा एक प्राइम फैक्टर को एक साथ करके बनाना है कि दोनों को ऐड करने से क्या है। तो हम लोग वही चीज यहां पे अप्लाई करते हैं कि भाई ऐसे इन फैक्टर्स को देखो तो आप देखेंगे कि एक फैक्टर ले ले हम लोग 55 और एक ले ले 45। देख लो यहाँ पे ये हो गया 55 और ये हो गया 3 3 9 इंटू 5 45। 55 और 45 हम लोग ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 55 और 45 को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक वैल्यू हो गया 55 और दूसरा वैल्यू हो गया हमारा 45।
दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो 55 माइनस 45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वैल्यू 10। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ये समझ में आया ना, ये हमने फिर यहाँ पे यूज किया यही चीज कि भाई एलसीएम एचसीएफ अलग अलग दिया हुआ था इस बार, फिर हमने खुद से इसे प्रोडक्ट करके, क्योंकि ये प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता था, इसलिए हमने यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट कर दिया और ये दोनों नंबर का ही प्रोडक्ट होता, तो हमें प्रोडक्ट भी पता चल गया नंबर का, और प्रोडक्ट नंबर का सम भी दिया हुआ था, तो नंबर का प्रोडक्ट और नंबर का सम पता है फैक्टराइज करके। अगर आपको नंबर का प्रोडक्ट पता हो और सम या डिफरेंस दोनों में से कुछ भी पता हो तो वो नंबर निकालना काफी आसान है। उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको वो मिल जाएगा कि किन दो को सम करने से वो नंबर आया होगा या किन दो का डिफरेंस करने से वो नंबर आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the largest number of 4 digit such that on dividing by 15, 18, 21 and 24 remainder as 11, 14, 17 and 20। ठीक है, 15, 18, 21 and 24 gives the remainder 11, 14, 17 and 20। बोला जा रहा है कि वो सबसे बड़ा 4 डिजिट का कोई नंबर बताओ, 4 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो जिसे इससे भी डिवाइड दिया जाए, इससे भी डिवाइड दिया जाए, इससे भी डिवाइड दिया जाए और इससे भी डिवाइड दिया जाए। सिर्फ इतना ही समझो, आप इतने भी बात समझ में आ रही होगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले फिर ये डायग्राम याद करो आप, कौन सा डायग्राम है ये? दैट मीन्स ये क्या निकालने की बात हो रही है? एलसीएम। मीन्स कि 4 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर बताओ, सॉरी बड़ा नहीं बोला होगा, ये तो लीस्ट बोला होगा ना, सबसे बड़ा ही बोला है कि वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इससे 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 चारों से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 11, 14, 17 और 20 दे रहा हो। तो भाई हमने एक बार बात की है पहले भी कि रिमाइंडर अगर अलग अलग रिमाइंडर्स हो तो रिमाइंडर के बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन रिमाइंडर निकालते हैं। आप देख लो सब में कॉमन रिमाइंडर दिख रहा होगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। ठीक है, तो हम लोग 15, 18, 21 और 24 का पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 15 क्या है भाई? 15 का जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आ रहा है हमें 3 इंटू 5 आ रहा हमारा। 18 क्या हो गया? 18 हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 21 की बात करेंगे तो ये है हमारा 3 इंटू 7 और 24 की बात करेंगे तो ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दैट मीन्स 2 का क्यूब इंटू 3। तो एलसीएम क्या हो गई? एलसीएम हो गया, पहले हम लोग 2 की बात करें तो 2 सबसे बड़ा उसमें है पावर, तो 2 टू द पावर 3। फिर हम लोग 3 की बात करें तो 3 का पावर सबसे ज़्यादा इसमें है तो इसको ले लेंगे 3 टू द पावर 2। फिर 5 को लेना है, छोड़ना नहीं है, 7 को भी लेना है, छोड़ना नहीं। ये इनका एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया 2 टू द 4 टू द 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7। तो 8 5 ज़ा 40 इंटू 63। तो हम लोग वही तो 40 और 63 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2520। अब ये 2520 ये हमारा 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम हो गया। मतलब ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो, सॉरी ये वो सबसे छोटा नंबर है, बड़ा नंबर नहीं है क्योंकि ये एलसीएम है। ये सबसे छोटा नंबर है जो इन चारों से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें छोटा नंबर तो चाहिए नहीं, हमें एक सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो 4 डिजिट का हो और इन चारों से डिवाइड होता हो। तो ऐसा नंबर निकालने के क्या करना होगा? इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 क्रॉस कर जा रहा है। अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 7560।
4 से मल्टीप्लाई करते तो 10,000 पार हो जाता, 10,000 क्रॉस करने का मतलब वो फिर 4 डिजिट का नहीं रह जाता, वो 5 डिजिट का हो जाता वो नंबर। इसलिए हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास नंबर है 7560। तो जिस तरीके से 2520 इन चारों से डिवाइड हो जाता, उसी तरीके से ये तो छोटा नंबर था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमारे पास जो नंबर आया ये इससे बड़ा नंबर है। जब ये कोई एलसीएम अगर उन सब नंबर से डिवाइड हो जा रहा है अपने फैक्टर से, तो उसमें आप जितना भी मल्टीप्लाई करो उसके बाद आने वाला नंबर जो होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो भी हर नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 7560 जो है वो इन चारों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। बट हमें बताना ये है कि इन चारों से डिवाइड किया जाए तो हर टाइम जब इससे डिवाइड दिया जाए तो 11 रिमाइंडर बच जाए, जब 18 से डिवाइड दिया जाए तो 14 रिमाइंडर बच जाए, जब 21 से डिवाइड दिया जाए तो 17 रिमाइंडर बच जाए, और जब 24 से डिवाइड दिया जाए तो 20 रिमाइंडर बच जाए। तो हमने क्या ऐसे क्वेश्चन के में हम लोग क्या किए थे, पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। तो उस क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि जब अलग अलग तरह के रिमाइंडर्स आ रहे हों तो उसको जब फैक्टर में आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक कॉमन रिमाइंडर सबके पास मिलेगा। आप उस नंबर को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर जो है, अब आप 15 से डिवाइड दोगे इस नंबर को तो आपको 11 रिमाइंडर बच जाएगा, 18 से डिवाइड दो तो 14 रिमाइंडर बच जाएगा, 21 से डिवाइड दो तो 17 रिमाइंडर बच जाएगा, और 24 से डिवाइड दोगे तो 20 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ये क्वेश्चन। समझ में आया आप लोग को? ये हमने इसलिए किया 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि इससे अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो वो 5 डिजिट का नंबर बन जाता, और 4 हमने इसलिए घटाया क्योंकि हमने पता है कि अगर अलग अलग तरह के जो रिमाइंडर आते हैं तो उनके लिए कॉमन रिमाइंडर निकालने के लिए हमें उस नंबर को जो फैक्टर्स दिए हुए हैं उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक कॉमन रिमाइंडर आता है। अब उस कॉमन रिमाइंडर को जैसे ही हम उस नंबर पर घटाएंगे जो नंबर हमें चाहिए, तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू ऑफ 15, 18, 21 और 24 से डिवाइड करने के बाद ये रिमाइंडर्स अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। 2 नंबर है जिनका रेशियो जो है वो 3:4 है। इफ देयर HCF इज 4, अगर इनका HCF जो है वो 4 है, तो बोला जा रहा है आपको तो उनका LCM क्या होगा, आपसे LCM पूछा जा रहा है। तो आप एक बात समझो कि अगर कोई भी नंबर हो, अगर हम मान लेते हैं एक नंबर आपका 25 हो और दूसरा नंबर 50 हो, अगर ये 2 नंबर हमने लिया है और इसका अगर HCF बोला जाए तो HCF क्या होगा 25 और 50 का HCF? आपको पता है कि 25 होगा। अगर LCM की बात करें तो LCM क्या होगा दोनों का? 50 होगा। और कहने का मतलब है अगर आपको ये नंबर सब आपको नहीं दिया हो, आपको दिया हो सिर्फ कि ये नंबर 1:2 के रेशियो में हो, तो आप देखो इस HCF को जब आप इस नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस से वो नंबर मिल जाता है। मिल जा रहा है ना? मीन्स कि आपको जो भी रेशियो दिया हो, अगर इस HCF को उसमें मल्टीप्लाई कर दे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। क्योंकि ये रेशियो तभी निकाला गया है जब इन दोनों का जो भी वैल्यू होगा उस HCF से इन दोनों को डिवाइड दिया गया होगा, तो ये रेशियो निकला होगा। अब इसी रेशियो में इस नंबर को, इस HCF को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर फाइंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 4, तो हमारे पास नंबर हो गया 12 और दूसरा नंबर हो गया 16। तो अब 12 और 16 का LCM क्या होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। 12 मतलब क्या है? 12 क्या है? ये है 2 का स्क्वायर इंटू 3 और ये है 2 to the power 4। तो LCM जब निकालेंगे तो LCM क्या होगा? 2 पे बड़े पावर को देखेंगे तो उसके पास है और इंटू 3 को भी लेना है, तो 16 इंटू 3 हो गया 48, इसलिए इसका आंसर हो गया हमारा 48। ठीक है, चलिए समझ में आया ये? जब भी कोई 2 नंबर का रेशियो दिया हो, 3:4 यहाँ पे दिया हुआ था, उनका HCF दिया रहा है, तो जब HCF को आप उसी रेशियो में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर फाइंड हो जाएगा। नंबर क्या ही निकला हमारा? 12 और 16।
अब नंबर फाइंड हो गया, अब उनका एलसीएम बोला गया, तो एलसीएम हमने निकाल दिया। ये 2 और 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 4 में बड़ा कौन है, ये है, ले लिया हमने, और 3 को छोड़ना नहीं है तो उसे भी ले लिया हमने, तो आंसर आ गया 48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, अभी तो कुछ आसान से क्वेश्चन बना ले रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। हमें सब कुछ सीखना है, छोटे से लेकर बड़े तक के सारे क्वेश्चन बनने चाहिए हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाई ईच। नंबर दिया हुआ आप लोग का 21, 36 एंड 66। 21, 36 एंड 66। तो 21 किसका फैक्टर है भाई, 21 फैक्टर है आपका 3 इंटू 7, 36 है 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 4 और 9। ठीक है, ये हो गया आपका 2 इंटू 3, 6 इंटू 11, ये हो गया। तो अब बोला जा रहा है कि द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इन सबसे डिविजिबल हो, एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो इन सबसे डिविजिबल हो। अब इन सबसे डिविजिबल हो का मतलब क्या हो रहा है, ये सब फैक्टर हो और वो इन लोग से डिविजिबल हो, मतलब कि एक कोई नंबर हो जो इन सबसे डिविजिबल हो। दैट मीन्स ये क्या निकालने कहा जा रहा है आपको, एलसीएम। और उस एलसीएम के बाद आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए चाहे जो करो। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं। यहाँ पे इन लोग का एलसीएम क्या हो गया, 2 को देखा जाए तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 में देखा जाए तो 3 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11, क्या हो गया वैल्यू 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 11, 9 4 जा 36 इंटू 77। 36 को 77 से मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो 77 और 36, 7 6 जा 42, 2 4 कैरी, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, 21 और 42 को ऐड करोगे आप तो 63, 63 और 4 67 का 7 हाथ में, फिर से 6 कैरी हो गया और 7 3 जा 21 और 6 27, 2772 वैल्यू आ गया हमारा 2772। तो अब ये जो वैल्यू आया, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये वैल्यू जो आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं। इसका तो ग्रुप हमें मिल गया, इसका भी ग्रुप हमें मिल गया, क्या 7 और 11 ग्रुप में है क्या, मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर में बने हैं क्या ये दो नंबर, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 7 और मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाए और एक 11 और मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो वैल्यू होगा वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। उससे छोटा कोई नंबर ऐसे नहीं हो सकता जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे। ठीक है, क्योंकि अब इसको 7 को परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए एक और 7 चाहिए और 11 को परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए एक और 11 चाहिए, इसीलिए इसको और 77 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जाकर के हमारा आंसर आएगा। मीन्स कि अब 2772 को 77 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2772 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 7 2 जा 14, 1 कैरी 49, 50, 5 कैरी 7 7 49, 54, 5 कैरी 7 2 जा 14 और 5 कैरी 19, यही हम यहाँ पे लिख देंगे 19404 444 3 और 2 2, आंसर आ गया हमारा 223444। ठीक है, अब यही वैल्यू है, ये जो सबसे छोटा लीस्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर है जो इन सब से डिविजिबल हो जाए। मैंने कहा था एलसीएम तो आपको ये मिल गया, अब आप इस एलसीएम में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, चाहे इसके बाद किसी का भी प्रोडक्ट हो जाए, ये अगर ये इन सब से डिविजिबल है तो उसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आने वाला नंबर भी इनसे डिविजिबल होगा। दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक 5 किलोमीटर लॉन्ग, एक सर्कुलर ट्रैक आपको दिया गया है, इस पे कोई पॉइंट है ए,
और ये पूरा सर्कुलर पाथ जो है ये 5 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है। ए, बी एंड सी स्टार्टेड रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब मान लेते हैं, ओ सॉरी, मतलब कि ये सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है जिसपे ए, बी और सी तीनों किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं रन करना, और फिर इसी सर्कुलर ट्रैक में वो लोग रन कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में भी, विद द स्पीड ऑफ 2 होल 1/2। मतलब पहले का स्पीड जो है, ए का स्पीड जो है 2 होल 1/2 है, मीन्स की 2.5 है। बी का स्पीड क्या दिया हुआ है, बी का स्पीड दिया हुआ है आपको 2, और सी का स्पीड जो है वो है 3। तो आपको 3 स्पीड दिए हुए हैं। ए का स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और सी का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। 3 स्पीड दिया हुआ आपको, और ये जो है आपको ट्रैक दिया हुआ है, ये 5 किलोमीटर का ट्रैक है। ये आपको दिया हुआ है डिस्टेंस, और ये आपको दिया हुआ है स्पीड। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, देन ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट एट देयर विल मीट अगेन आफ्टर। मतलब कि अब वो लोग फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद आकर मिलेंगे। कितनी देर बाद आकर मिलेंगे, आपसे टाइम पूछा जा रहा है कि कितनी देर बाद वो लोग आकर के मिलेंगे। यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ था, यहाँ स्पीड दिया हुआ है, बट आपसे टाइम पूछ रहा है। तो पहले तीनों ने टाइम कितना कितना लिया वो हम लोग निकाल लेंगे। तो पहला है ए का वैल्यू आपको पता है, अगर ए का टाइम निकालेंगे, अगर हम लोग यहाँ टाइम निकाल रहे हैं तो ए की टाइम की बात करते हैं, तो आपको पता है कि डिस्टेंस बाई स्पीड करना होगा। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 5, और इसको बोल सकते हैं हम लोग कि ये 5/2 है, 5/2 डिस्टेंस बाई स्पीड। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 10/5। ये हमारा इसका टाइम निकल गया आवर में, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर था और ये किलोमीटर में था, तो जो आंसर आएगा हमारा टाइम का वो आवर में आएगा। बी का निकाल लेते हैं उसी तरह जैसे हम, स्पीड है आपका, सॉरी डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और स्पीड है उसका 2 किलोमीटर पर आवर, तो इसका वैल्यू निकल गया 5/2 आवर। सी की टाइम निकाल लेते हैं हम लोग, तो वो है 5/3। अब हमें तीनों का टाइम पता है कि तीनों ने टाइम क्या लिया है अपने एक लैब को पूरा करने में। ए ने लिया है 10/5, बी ने लिया है 5/2 और सी ने लिया है 5/3। तो अब ये बात समझो आप कि एक ये जो टाइम दिया हुआ है, अब इसी टाइम को और आगे बढ़ाएंगे, मीन्स कि इस टाइम के बाद अब वो लोग कब फिर से उसी पॉइंट पे आएंगे, तो वो टाइम तो बड़ा टाइम होगा कोई, इसका वैल्यू जो भी हो, अगर वो लोग दोबारा इसी पॉइंट पे मीट करने वाले हैं तो इससे ज्यादा समय लेंगे, तभी तो मीट कर पाएंगे। तो एक ये टाइम बताओ जिसमें ये तीनों टाइम डिवाइड हो सके, मीन्स कि एक ऐसा टाइम बताओ जिसपे ये तीनों वहां पर फिर से पहुंच सके। दैट मीन्स आपको फिर से एलसीएम की बात हो रही है। अभी इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया था, सबसे स्टार्टिंग में मैंने इस पर बात की थी कि ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो वो एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो फिर क्या होगा, इसका वैल्यू हम लोग को इसका एलसीएम फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लोग फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम क्या होता है, 10/5, 5/2 और 5/3। इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, ऐसे नंबर का एलसीएम, हमें न्यूमरेटर का एलसीएम चाहिए होता है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो न्यूमरेटर का एलसीएम क्या होता है, 10, 5, 5 का एलसीएम हो गया 10, और बाई तीनों का एचसीएफ इक्वल टू 1। कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो एचसीएफ क्या हो गया 1। तो ये पूरे का एलसीएम हो गया हमारा 10, और क्योंकि हमने ये टाइम का एलसीएम निकाला है तो जो वैल्यू का यूनिट होगा वो आर में होगा, मतलब 10 आवर। मतलब जितने भी टाइम पे लोग स्टार्ट किए होंगे 10 घंटे के बाद वापस से फिर लोग इसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो कितने समय के बाद, वो लोग 10 आवर्स के बाद वापस से फिर से इसी जगह पे मिलेंगे। क्लियर है ये जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the least number of square tiles required to pave the floor of a room 15 meter 17 centimeter, 15 meter 17 centimeter and 9 meter
2 सेंटीमीटर। मतलब कहा गया है, मान लेते हैं इसी बोर्ड को आप मान लो कि एक रूम है और उसका फ्लोर दिया हुआ है, जिसका लेंथ जो है वो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का है और जिसका जो ब्रेथ है वो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर का है। अब बोला जा रहा है इस पे अगर स्क्वायर टाइल्स हमें सेट करना है, स्क्वायर टाइल्स मान लेते हैं, यहाँ एक टाइल्स, यहाँ एक टाइल्स, यहाँ एक टाइल्स, ऐसे करके हमें इसमें टाइल्स सेट करना है, ठीक है ना, ऐसे करके टाइल्स सेट करना है हमें। तो हमें बताना है कि कम से कम नंबर ऑफ टाइल्स कितने होंगे जो हमें चाहिए होंगे इस रूम को पूरा टाइल्स से कवर करने के लिए। तो भाई कम से कम टाइल्स के लिए हमें टाइल्स का साइज बड़ा से बड़ा चाहिए होगा, है ना, कि अगर हम चाहते हैं कि इस रूम में कम से कम टाइल्स में इसका फ्लोर पूरा कवर कर दे, तो इस फ्लोर को कवर करने के लिए अगर हमें कम से कम टाइल्स लगाना है तो हमें टाइल का साइज बड़ा रखना होगा। जितना बड़ा रखेंगे टाइल का साइज उतना कम में कवर हो जाएगा ये रूम। दैट मीन्स एक बड़े साइज का टाइल्स चाहिए इस रूम में लगाने के लिए ताकि कम से कम टाइल्स लगे। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों का HCF निकाल दे तो वो सबसे बड़ा फैक्टर निकलेगा। दैट मीन्स वो सबसे बड़ा टाइल्स का साइज निकलेगा जो इस रूम में हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो निकालते हैं इनका HCF हम लोग। तो HCF निकालने से पहले इसको एक ही यूनिट में कर लेते हैं। एक ही यूनिट में मीन्स ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं कि 1517 सेंटीमीटर, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 902 सेंटीमीटर। दोनों का HCF निकालेंगे, एल्गो लगा लो आप, 902 और 1517 वन टाइम 902 516, ठीक है, 516। अब आते हैं हम लोग 902 को फिर से डिवाइड देंगे, 1 टाइम 615, ये हो गया हमारा 12, ये 7 हो गया, ये 9 1 8 हो गया, और ये 8 ये 2 हो गया, 287 हो गया। अब है आगे 615 को इससे डिवाइड देते हैं, 2 टाइम्स में 2 7 14 और 16 1 17 5, क्या आया वैल्यू 1 4 41 आ गया। फिर 287 को में से डिवाइड करते हैं तो ये 7 टाइम्स में 287, दैट मीन्स 41 जो आ गया वो इन सब का HCF आ गया। ये दोनों नंबर का HCF क्या हो गया? 41 इन नंबर्स का HCF हो गया। मतलब क्योंकि ये एक साइड दिया हुआ था और ये एक साइड दिया हुआ था, अगर हम इन दोनों का HCF निकालें तो ये भी एक साइड आया होगा। तो ये साइड हमें किस चीज का रखना है? एक स्क्वायर का रखना है। तो जब ये एक स्क्वायर का साइड है तो उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, यही ना होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा वैल्यू? 41 इंटू 41, मीन्स कि उस टाइल्स का साइज हो जाएगा 41 इंटू 41। अब कितने टाइल्स चाहिए ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अगर हम पूरे फ्लोर के एरिया को टाइल्स के एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने टाइल्स चाहिए, है ना। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम मार्केट गए कुछ सामान लेना है, कि भाई अगर कोई चॉकलेट है वो अगर 5 रुपीज ईच है, चॉकलेट का जो प्राइस है वो 5 रुपीज ईच है, और हमने उसके लिए 20 रुपए पे किए हैं, 20 रुपए पे किए हैं और 5 रुपीज ईच है, तो मतलब हमने 4 चॉकलेट खरीदे हैं। उसी तरीके से जब पूरे फ्लोर का साइज जो है उसका L इंटू बी पता है और एक टाइल का L इंटू बी पता है हमें, तो अगर फ्लोर के साइज को डिवाइड कर देंगे एक टाइल के साइज से तो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगा हमारा? 1517 इंटू 902 बाई 41 इंटू 41। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखते हैं, 41 से जब ये इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 41 2 जा 82 और फिर 41 2 जा 82, ये 82 आ गया वैल्यू। और जब इसको इससे डिवाइड देंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 41 3 जा 1 2 3 और फिर
41 7 जा ये कंप्लीट, तो 37 इसका वैल्यू आ गया 22। उसको हम लोग निकाल लेंगे 37 इंटू 22, वैल्यू आएगा 22 समझ जा 4 और 814, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल गया हमारा 814। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? क्या किया हमने, इस रूम का जो भी फ्लोरिंग है इसका लेंथ, अगर इस रूम के फ्लोरिंग को हम लोग ये लेंथ और ये ब्रेथ माने तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब हमें लेंथ और ब्रेथ पता है और इसमें सबसे बड़े साइज की टाइल्स की बात की, तो सबसे बड़े साइज का टाइल्स लेना है, मीन्स की नहीं, सबसे बड़े साइज की टाइल्स नहीं, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि वो सबसे कम कितने टाइल्स लगाने हैं। तो जब हमें सबसे कम टाइल्स की बात हो रही है तो हम सबसे, अगर एक टाइल का साइज बड़ा कर दे, जितना ज्यादा हम बड़ा कर सकते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है टाइल्स कम लगने लगेंगे रूम पे। तो वो नंबर बड़ा करने के लिए हमें इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना पड़ा। हमने एचसीएफ फाइंड किया तो वैल्यू आया 41। तो क्योंकि ये दोनों एल और बी मीन्स की ये साइड थे, ये दोनों, ये भी साइड है और ये भी साइड है, तो हमारा जो वैल्यू है वो भी साइड में आया होगा। अब एक टाइल को जो है वो स्क्वायर शेप में रखना है, तो जब अगर ये साइड आया हमारा तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया 41 इंटू 41। अब एक स्क्वायर टाइल्स का एरिया हमें पता है, पूरे फ्लोर का एरिया पता है, तो पूरे फ्लोर के एरिया को डिवाइड कर देंगे एक टाइल के एरिया से, तो हमारा नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8 and 9 leaves zero remainder in each case and when divided by 13 a remainder of 7। मतलब एक नंबर है उसे जब 4, 6, 8, 9 4, 6, 8, 9 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 0 देता है। दैट मीन्स वो नंबर क्या होगा, मीन्स इनका एलसीएम ही वो नंबर होगा जिससे इन चारों से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। क्या हो गया, ये हो गया 4 मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू 3, ये हो गया 2 का क्यूब और ये हो गया 3 का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले 2 का वैल्यू चेक करेंगे, सबसे बड़ा किसमें, इसमें 2 का क्यूब इंटू हमने 3 का वैल्यू चेक किया तो सबसे बड़ा इसमें, तो वैल्यू आ गया 2 का क्यूब 8 इंटू 9 72। हमें वैल्यू मिल गया, इन लोग का एचसीएफ हो गया, सॉरी एलसीएम हो गया 72। अब 72 एक नंबर है जो चारों से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो है हमेशा 0 आएगा। अब आगे चलते हैं, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 13 और रिमाइंडर इज 7। अब एक केस और लगा दिया गया कि इसे जब 13 से डिवाइड करे तो हमारे पास रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो पहले 72 को ही चेक कर लेते हैं कि क्या 72 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आ रहा है क्या, तो 13 5 जा 65। हाँ भाई इसमें तो आ गया रिमाइंडर 7, तो आंसर हमारा हो गया 72। 72 ही एक ऐसा नंबर है जिसे 4, 6, 8 और 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये इसका एलसीएम है। और जब 72 को उसी नंबर को जब हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो उनका रिमाइंडर 7 आ रहा है। दैट मीन्स वो नंबर 72 है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ जो नंबर हमने लिया है उसको जब आप 13 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर सेम नहीं आता, रिमाइंडर कुछ और आ जाता है, क्वेश्चन में जो बोला गया उसके सिवा कुछ और नंबर आता है। तो हमें इस नंबर को और बड़ा करना पड़ता है, ऐसा नंबर बनाना पड़ता जिससे हमारा जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है वो यहाँ पर मिल सके। तो वैसे ही मैं एक क्वेश्चन आपको लिखाता हूँ कि अगर क्वेश्चन है कि व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर, इसे आपने देख लिया ना, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, वो स्लाइड में नहीं है, वो मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, इसे मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना। इसमें तो था ही कि 4, 6, 8 और 9 से डिवाइड होने वाला एक नंबर जब रिमाइंडर 0 आ रहा हो, उस नंबर को जब 13 से डिवाइड दो तो 7 आ रहा हो। तो ये तो जनरली ऐसे हमने सॉल्व किया तो आ गए वैल्यू, इसका वैल्यू हो गया 72 ही इसका आंसर है क्योंकि 13 से हमने डिवाइड किया तो 7 रिमाइंडर आ गया। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताते हैं। वो क्वेश्चन है कि व्हेन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द
smallest number which leaves remainder 3 when divided by any of the number 5, 6 or 8 but leaves a remainder but leaves no remainder when it is divided by 9. तो क्वेश्चन है कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जिन्हें 5, 6, 8 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 3 आता हो लेकिन 9 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 आता हो। मीन्स कि वो नंबर बताना है जिसे डिवाइड देते हो किससे, 5 से, 6 से या 8 से, तो डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर जो है वो 3 आता हो, लेकिन उसी को अगर 9 से डिवाइड दे इस नंबर को तो रिमाइंडर 0 आता हो। ऐसा हमें नंबर बताना है। समझ में आया क्वेश्चन? इन तीनों से डिवाइड दे तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए, बट उसी नंबर को जब 9 से डिवाइड दे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो समझिए क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज आप समझेंगे कि मान लेते हैं एक नंबर हम लेते हैं 27 और इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर आ गया हमारा 2। अब देखिए अगर हम इस रिमाइंडर में +3 कर रहे हैं तो ये इससे डिवाइड हो जा रहा है ना डिवाइड, 3 + 2 = 5, मतलब इससे डिवाइड हो जा रहा है। तो अगर हमने यहां पे देखा कि अगर इसमें 1 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर जो है 5 बन जा रहा है, ठीक है। अगर हम 2 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर रहे हैं तो नंबर 7 बन जा रहा है। अगर हम इसमें 3 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो गया, 3 2 = 6 + 3 9 बन जा रहा है। अगर हम इसमें 4 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जा रहा है, 8 + 3 कितना हो गया, 11 हो गया। अगर हम इसमें 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर कितना हो जा रहा है, 5 2 = 10 और 3 13 हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 2 × 6 + 3 मतलब 6 2 = 12 + 3 15 हो जा रहा है। तो आप देखेंगे कि फिर 15 है एक नंबर जो 5 से डिवाइड होगा, है ना। यहां पे पहला था कि 1 मल्टीप्लाई करो और 5 ऐड कर दो, तो 5 आ रहा था, 1 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करने से 5 आ रहा था नंबर, इससे डिवाइड था। और इसके बाद सीधा एक नंबर हमें मिला कि 6 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप वो एक्सपेरिमेंट 27 के साथ करके देखो, वही एक्सपेरिमेंट कि 27 को 1 से मल्टीप्लाई करो और 3 ऐड कर दो तो कितना होगा, 27 बन जाए, 27 + 3 30 आ रहा है ना, वो भी 5 से डिविजिबल है। अब आप इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 27 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 ऐड कर दो, 27 6 कितना होगा, 6 7 = 42 और 6 2 = 12 और 4 16 + 3 मतलब 165। देख लो आप 165 भी 5 से डिविजिबल है। तो मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि आपके पास जो भी रिमाइंडर आए आप उसमें कुछ प्लस कुछ इनटू और प्लस करके जो आपका वैल्यू आ रहा है अगर वो आपके डिवाइजर से डिविजिबल है तो वही एक्सपेरिमेंट आप अपने डिविडेंड के साथ करोगे तो वो नंबर भी आपके डिवाइजर से डिविजिबल होगा। आप बाकी सब में आप 27 में 2 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करो, नहीं होगा 5 से डिविजिबल। आप 27 में 3 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करो, नहीं होगा डिविजिबल। सिर्फ कहां होगा, 1 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करने से 5 हो रहा था, जैसे ये डिविजिबल हो रहा था, और 6 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करने से 15, ये भी 5 से डिविजिबल हो रहा था। उसी तरह डिविडेंड में भी या तो 1 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे तो डिविजिबल होगा 5 से,
या तो 6 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे तो डिविजिबल होगा 5 से। ये बात समझ में आई? अब हम ये इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, इसलिए मैं ये बात समझा रहा था आपको। अब इस चीज को हम लोग देखिए इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। इसको अभी रहने देते हैं, मिटाते नहीं है, इधर बनाते हैं। तो 5, 6 और 8, जब हम 5, 6 और 8 की बात करते हैं तो भाई इनका एलसीएम क्या आएगा? 5, 6, 8। और मैं एलसीएम लिख दे रहा हूं, आप देख लें निकाल के। इनका एलसीएम आएगा 120। तो 120 एक नंबर आ गया जिसे 9 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 चाहिए हमें। तो देखते हैं, 9 से डिवाइड देना है और रिमाइंडर 0 चाहिए, है ना। तो 9 1 जा 9, 3 0, 9 3 जा 27, 3 रिमाइंडर आया। अब यही एक्सपेरिमेंट जो हमने यहाँ किया वो यहाँ कर लेते हैं हम, कि अगर 9 से डिवाइड होने वाला नंबर होना चाहिए और हमें रिमाइंडर हर केस में 3 बचाना है, ये भी ध्यान देना है। तो अगर इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 रिमाइंडर बचाना है, इसलिए यहाँ 3 जोड़ के देख रहे हैं कि क्या वो 9 से डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3 प्लस 3 मतलब 6, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर हम इसी रिमाइंडर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दे तो क्या हो रहा है? 3 2 जा 6 प्लस 3 मतलब 6 प्लस 3 9। हाँ, ये 9 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया उस तरीके से, उसी तरीके से यहाँ भी एक्सपेरिमेंट करके देखा हमने। तो पता चला क्या कि इसमें 2 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे तो इस डिवाइजर से वो डिवाइड हो जा रहा है। तो वही काम हम लोग डिविडेंड के साथ करेंगे। क्या करेंगे? 120 इंटू 2 और प्लस 3। तो ये जो नंबर आएगा, क्योंकि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो ये भी जो नंबर आएगा ये भी 9 से डिविजिबल ही आएगा। तो कितना आएगा? 120 इंटू 2 आ गया 240 और प्लस 3, दैट मीन्स 243। तो 243 9 से डिविजिबल होगा। अब आप ये भी देख लो कि ये नंबर 120 था भाई, और 120 का आप डबल करोगे तो 240 आ रहा है, ठीक है। तो जब 120 इन सब से डिविजिबल था तो 240 भी इन तीनों से डिविजिबल होगा, और उसमें हमने 3 ऐड किया है। तो जब भी इन तीनों से डिवाइड देंगे तो ये 3 रिमाइंडर हर बार देगा हमें। तो हमारा 243 आंसर हो गया, ठीक है। ये रूल आप ध्यान रखेंगे जो यहां किया गया है रिमाइंडर के साथ एक्सपेरिमेंट, कि जो भी हमको निकालना हो, हमें रिमाइंडर बचाना हो, उसको हम इसमें ऐड करते जाएंगे, और यहाँ इंटू 1 प्लस जो रिमाइंडर बचाना हो वो, इंटू 2 प्लस जो रिमाइंडर बचाना हो, इंटू 3 प्लस जो रिमाइंडर बचाना हो, और तब तक करेंगे जब तक इस डिवाइजर से वो डिवाइड ना होने लगे। और जिस एक्सपेरिमेंट में ये सक्सेसफुल हो जाएगा कि हाँ ये डिवाइजर से वो डिवाइड लग रहा है, वही एक्सपेरिमेंट हम इस डिविडेंड के साथ कर देंगे कि हाँ कि चलो 5 या 2 मल्टीप्लाई हुआ और 3 ऐड करने से 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो उतना ही मल्टीप्लाई करके और हम 3 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। वही हमने किया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को और 3 ऐड कर दिया। अब ये जो नंबर आया देख लो आप, 243, ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? सबको ऐड करके हम चेक करते हैं कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 और 3 7 प्लस 2 9, 9 आ रहा है इसका सम। तो इसका सम जब 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब ये नंबर 9 से डिविजिबल है, बट आप इन तीनों से डिवाइड दोगे, जो इसका फैक्टर जो है, इसका मल्टीपल का जो फैक्टर है, इन तीनों से आप डिवाइड दोगे इस नंबर को, तो हर टाइम 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। और इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आज मैंने लगभग 11 क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन मैंने कहा था, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे हुए क्वेश्चंस है, अब क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आएंगे, इसके बाद से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस मीन्स कि रियल मायने में समझो तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो इसके बाद हम उन वर्ड प्रॉब्लम्स पे चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। और नेक्स्ट लेक्चर के बाद मैं जितने भी क्वेश्चन से सॉल्व करवा रहा हूँ, जितने भी स्लाइड्स आपको क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, वो सारे के नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका PDF डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, दोनों ग्रुप में हम लोग शेयर कर देंगे। आप वहां से जाकर के वो हमारे डिस्क्रिप्शन पे या टेलीग्राम ग्रुप, दोनों में से कहीं से भी जाकर के वहां से इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।